गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था वहां पे हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो u प्लस वी बाई टू करके। फिर मैंने आपसे पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी हर सिचुएशन में हम u प्लस वी बाई टू करके निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, हर कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू करके हम नहीं निकाल सकते। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां u प्लस वी बाई टू अप्लीकेबल होता है और कौन सी कंडीशंस नहीं है जहां पर हम u प्लस वी बाई टू यूज कर सकें। तो देखते हैं। देखिए दो एग्जांपल्स लेता हूं मैं, दोनों के थ्रू आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी इस चीज की। छोटे छोटे दो एग्जांपल्स लेंगे, उनके थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूं कि क्लियर हो जाए ये बात। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दे रखी है कि y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 और बोलता है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी between t equals to 0 and ले लीजिए t equals to 2 सेकेंड्स ले लेते हैं जी, t equals to 2 सेकेंड्स। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, एवरेज वेलोसिटी ना निकाल करके ये दोनों पॉइंट्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो देखिए dy by dt अगर मैं कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर, और ये कितना होगा 2t प्लस 4। ठीक है, अब देखिए v at t equals to 0 वो कितना होगा 2 into 0 plus 4, तो कितना हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, और देखो और वेलोसिटी एट t equals to 2 कितना होगा, तो वेलोसिटी एट t equals to 2 मतलब t की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, 2 into 2 4, 4 plus 4 कितना हो जाएगा आपका 8। मान लेते हैं कि जो v equals to 0 की चीज आई है इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारी क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और v equals to 8 पे जो वैल्यू मिली हुई है इसको मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस वी बाई टू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आप 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितनी आ जाएगी 6। सपोज कर लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में दी और टाइम सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, ऐसे क्या मतलब, एक बार इसको एवरेज वेलोसिटी का जो प्रॉपर फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का क्या बोलता है, x2 minus x1 डिवाइडेड बाई t2 minus t1। देखिए t1 हमको कितना गिवन है, t1 दिया हुआ है 0 और t2 कितना दिया हुआ है 2। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं कहां पर, एट t equals to 0, जो कि हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा x1। तो यहाँ पे आप t equals to 0 पुट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, तो आपका मिल जाएगा पार्टिकल 1 पे। और आप एक बार पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिए कहां पे, t equals to 2 पे, जो कि हमारा पॉइंट बन जाएगा x2, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 into 2 8 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, आप इस चीजों को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x2 है 13 माइनस x1 है 1 डिवाइडेड बाय t2 है 2 और t1 है 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2। तो यहां से भी कितना मिल जाएगा हमको 6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कितना आ गया, यहां भी आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड और यहां भी आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो थोड़े से चेंजेस करते हैं इसी क्वेश्चन में। मान लीजिए सब कुछ सेम रहता, मैं इसको t स्क्वायर से हटा के t क्यूब कर लेता हूं। ठीक है, और हाँ t क्यूब प्लस 4t प्लस 1 ये इक्वेशन कर लेते हैं। अब देखिए वही दो तरीके हमारे, तो पहले हम इस क्वेश्चन को ना जहां सॉल्व करता हूं मैं इंस्टेंटेनियस के तरीके से अप्रोच करते हैं। तो dy by dt जो कि होगा v के बराबर, और v भी कैसा, v इंस्टेंटेनियस के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए v इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं हम, कहां पे, ये सेम क्वेश्चन है t इक्वल्स टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और v इंस्टेंटेनियस हम निकाल लेते हैं
एट t इक्वल्स टू 2 पे। तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से कितनी आ जाएगी हमारी 16। ये हो जाएगा हमारा, देखिए जो t इक्वल्स टू 0 पे आया था इसको हम क्या ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो t इक्वल्स टू 2 पे आया इसको क्या ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज कितनी हो जाएगी u प्लस v बाई 2। तो देखिए कितनी हो जाएगी ये 16 प्लस 4 बाई 2 जो कि हो जाएगी आपकी 20 बाई 2, मतलब कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम कोशिश करते हैं जो एवरेज वेलोसिटी का प्रॉपर वाला फॉर्मूला है उसके थ्रू अप्रोच करने की। तो देखो कैसा होगा ये होगा एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब t1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 0 और t2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 2। तो x1 निकाल लेते हैं। x1 क्या होगा वो पोजीशन जहां पे टाइम किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में 0 पुट कर दीजिए, आपको x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। और x2 कौन सा पोजीशन है जब टाइम कितना हो रहा होगा 2। तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17। देखिए ध्यान से, तो x2 की वैल्यू आ गई 17। फॉर्मूला क्या कहता है आपका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई v2 t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी एवरेज कितनी हो जाएगी x2 है आपका 17, x1 है 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 बाई 2, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई, ये चीजें चेंज कैसे हो गई। यहाँ पर है वैल्यू आपकी 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। वही चीज को आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में हमने जब u प्लस v बाई 2 करके निकाला था तो आंसर आया था 6 मीटर पर सेकेंड, और जब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 किया था तो भी आंसर आया था 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आंसर डिफर क्यों हो रहा है, इस केस में आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, तो ये समझना पड़ेगा आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है। मैं ये पिछला वाला केस मिटा रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस था, बहुत छोटा सा डिफरेंस था। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था बेटा वो ये था कि y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो जो वेलोसिटी थी वो बनी थी 2t प्लस 4। अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं है फिर भी बता देता हूं, अगर वेलोसिटी के इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो dv/dt के बराबर होता है। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 2 देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है। वहीं पे अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं जो मैंने बाद में लिखा जहां पे आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको t क्यूब प्लस 4t प्लस 1। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6t। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, देखो एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में एक t का टर्म आ रहा है जो कि एक्सेलरेशन को कैसा बना दे रहा है वेरिएबल बना दे रहा है। कैसा बना दे रहा है वेरिएबल बना दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो देखो आंसर भी आपके ठीक आ रहे थे, 6 मीटर पर सेकंड यहाँ भी आ रहा था और 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप देखो एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ, मतलब सेकंड वाले सिनेरियो में जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड आने लगी और यहाँ पर कितनी आने लगी 10 मीटर पर सेकंड आने लगी। तो जो लिमिटेशन है u प्लस v बाई 2 के साथ वो ये है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कैसा हो कांस्टेंट हो। कैसा हो कांस्टेंट। तो क्या सर हर क्वेश्चन में हम जा के चेक करेंगे पहले कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? जी नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वेशन डिग्री 3 का होगा, अगर इक्वेशन डिग्री 3 या उससे ज्यादा का होगा, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कैसी होगी वेरिएबल होगी। अगर इक्वेशन डिग्री 2 या उससे कम का है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी होगी कांस्टेंट होगी। क्यों सर? तो डिग्री 2 का इक्वेशन एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री 1 का बन जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। पहली बार डिफरेंशिएशन में वो वेलोसिटी बनेगा और दूसरी बार डिफरेंशिएशन में वो क्या बन जाएगा
एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो कभी भी डिग्री 2 या उससे कम का इक्वेशन आपको कैसा एक्सेलरेशन देंगे, जीरो या तो कांस्टेंट, जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अगर डिग्री 2 से बड़ा हुआ इक्वेशन तो हर बार एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो u प्लस वी बाई 2 का फॉर्म आप कतई यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्म से आपको हर बार गलत आंसर मिलेगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो। ठीक है, होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको ये चीज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ अ बॉडी कवर्स first half of distance with speed v1 and next half और ऐसे लिख देता हूं, and second half with speed v2, then find the average speed of the body मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो स्पीड को वेलोसिटी दोनों क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए, हमको जो सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए हमारी, वो कैसी होनी चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, देखो यार ये कभी कंफ्यूज होने की बात नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं आता तो क्या हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चंस क्यों नहीं बनेंगे, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ज्यादा ले सकते हैं। फिजिक्स के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, कि मैथमेटिक्स के लिए आपकी फीलिंग जो होनी चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। क्या होता है, जिनको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होते हैं वो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिनको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं याद होते वो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, और उनकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी हो, तो वो स्टेप्स भी वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 10 सेकेंड में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टीचर अगर कहता है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस नहीं आते तो आप नहीं सेलेक्ट हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूलेस आना नो डाउट एक एडवांटेज की बात है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले ना आने से क्या सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जेईई एडवांस के जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जगह डायरेक्ट फॉर्मूले तो अप्लाई ही नहीं होते। तो आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और मैथ्स से डरना नहीं चाहिए। मैथ्स के ऊपर आपका कमांड हो, बेशक आपको सारी चीजें ना आती हो, लेकिन आपकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कि चलो ठीक है, जैसा भी होगा मैं सॉल्व कर लूंगा। डर वाला जो पार्ट है ना, वो हटाना है आपको मैथ्स से। मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरना, मैथ्स जो है बहुत ब्यूटीफुल चीज है, मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरोगे आप। चलिए अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होती है। तो देखो यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह ये रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई दो पोजीशन है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2। इनके बीच सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस है 2s। कितनी है, 2s, या 2x भी ले सकते हो यार, कोई बात नहीं है, 2s। तो वो कहता है कि फर्स्ट हाफ, इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हाफ जो ट्रेवल हो रहा है वो वेलोसिटी v1 से हो रहा है, और सेकंड हाफ जो ट्रेवल हो रहा है वो वेलोसिटी v2 से हो रहा है। मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी है तो टाइम भी अलग अलग लगे होंगे, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ को कवर करने में टाइम t1 लगता है और सेकंड हाफ को कवर करने में टाइम t2 लगता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो t1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी सारी चीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर ये पूरा डिस्टेंस s है तो ये हाफ 2s है, तो हाफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए s, और ये वाला हाफ डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए s। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s का,
और वेलोसिटी क्या ले रही है इस टाइम पे v1, तो टाइम t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s by v1, और यहाँ पे टाइम t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s by v2। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में चलते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 तक कितनी है 2s, और टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2, वैल्यूज को पुट कर लो तो कितना हो जाएगा 2s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। जरा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा s को 2s को ऐसे रहने दीजिए, नीचे से s कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 2s अपॉन s इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2। s और s एक दूसरे को मार देंगे तो क्या बचेगा आपका, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोसेस है आपके सामने कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो प्रोसेस भी है। एक देख लीजिए, आप खुद देखिए, जिस बच्चे की मैथ्स की फीलिंग स्ट्रांग होगी उसको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 याद रखने की जरूरत है या ये तरीका याद रखने की जरूरत है। अगर आपको तरीका याद होगा तो कितने ही सेकंड लग जाएंगे यार इस फॉर्मूले तक पहुंचने में। तो मैं कभी भी कहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड मत करिए अपने करियर को, आप हार्ड वर्क लीजिए, लॉन्ग पाथ लीजिए, और हर बार फॉर्मूला डिराइव करने की हैबिट में रहिए। जितने बार आप फॉर्मूले को डिराइव करेंगे वो टॉपिक आपका उतना स्ट्रांग होते जाएगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे बैठोगे बच्चे ना, तो आपका टॉपिक पे कमांड कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मान लो इसको दे देता हूं 40 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, then find the average speed of the body, then find the average speed of the body। तो कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट बना बनाया है। क्या होता है फॉर्मूला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो इस जीरो को मार देगा, ये जीरो इस जीरो को मार देगा, तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन मेरे को फील होता है कि आप लोगों को समझा देना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि एटलीस्ट YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर टाइप के बच्चे आपको देख सकते हैं। क्लासरूम में कई बार बच्चे ये सारी चीजें पूछने में शर्माते हैं और फिर इसके कारण उनके क्वेश्चंस बनते नहीं। मैं जानता हूँ आप लोगों को लगता होगा कि चीजें आप लोगों को आती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो इन कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए जरूरी है ये चीजें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक होता है। अभी का समय ऐसा है कि आप लोग कोविड के बाद के कुछ बैचेस में से हो, तो कोविड के समय आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की आप खुद अच्छे से जानते हो। तो देखो किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या लिख सकते हो, किलोमीटर अपॉन आवर, यही तो होता है। मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दो 1000 मीटर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना लिख दो 3600। अगर ये भी समझ में नहीं आता कि 3600 डायरेक्टली क्यों लिख दे रहे हैं सर, तो देखो 3600 डायरेक्टली लिखने का मतलब ये है बच्चे कि आवर को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये कट के कितना आता है 5/18, कितना आता है 5/18। तो आपको पता होना चाहिए अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है उसमें आप 5/18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और कभी मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ा तो आप गिवन वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक, होपफुली आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नीट में इस टॉपिक के ऊपर कुछ
एक दो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे तो नहीं बोलूंगा लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था नीट में। देखिए नीट 1991 काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसमें दिया हुआ है कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखो आपको डिस्टेंस दे रखी है, मैं एक क्वेश्चन स्लाइड में लगा दूंगा, अभी मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज लिख देता हूँ। दिया हुआ है कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, तो मतलब आपको डिस्टेंस दी हुई है 200 मीटर्स की। इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ किससे कवर करता है? 40 किलोमीटर, फर्स्ट हाफ विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे कहता है आपसे एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v, सेकेंड हाफ एट स्पीड v, द एवरेज वेलोसिटी एवरेज आपको दी रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, और आपसे वैल्यू पूछ रखा है इस v का, और आपसे पूछ ले रहा है कि बताइए ये v क्या है। आपके चार ऑप्शन कुछ ऐसे फ्रेम थे, एक था आपके पास 56 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी जो था आपका था 50 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी जो था वो आपका था 48 किलोमीटर पर आवर। मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें, और खुद ट्राई करके देखें, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप आकर के एक बार अपना आंसर मेरे साथ मिला लीजिएगा। देखिए हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी एवरेज होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, तो हमको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है हमारे पास। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, क्या हमको इस टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम से क्या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मैं आपको इस मेथड से भी अभी निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन अभी हमने एक फार्मूला सीखा, क्यों ना हम उस फार्मूले के थ्रू अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। तो वो क्या बोलता है कि वेलोसिटी एवरेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो देखिए अपना पता है कि फर्स्ट हाफ किस स्पीड से कवर करता है, 40 किलोमीटर पर आवर से, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए सेकंड हाफ किससे कवर कर रहा है, v वेलोसिटी से, सेकंड हाफ किससे कवर कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो v1 है आपका 40 प्लस v2 है v, और एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 48 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज की वैल्यू दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 48 इज इक्वल्स टू 80 इनटू v डिवाइडेड बाय 40 प्लस v। अगर 4 से देखूं तो कितना हो जाएगा, 4 2 और ये कितना हो जाएगा 20, और देखेंगे तो 4 3 से 12 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 120 प्लस 3v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5v, तो 120 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3v तो हो जाएगा 2v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में था कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी क्या था 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए फार्मूले का डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज किया और कितना इजीली आंसर आ गया, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके कितना इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब रही बात कि सर आपने वो लिखा था लाइन कि आप उससे अप्रोच करोगे, अगर मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद होता सर तो क्या मैं ये क्वेश्चन नहीं बना सकता? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो, टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी गिवन थी 200 मीटर की, तो बाकी चीजें किलोमीटर पर आवर में दी है, इसलिए मैं सोचता हूं कि और ऑप्शंस भी आपके किलोमीटर में थे, तो 200 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 200 को 1000 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर। तो देखिए इसका फर्स्ट हाफ 0.2 का पहला हाफ, देखिए लिखा है फर्स्ट हाफ, तो 0.2 का पहला हाफ कितना होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 0.1, फिर ये बचा हुआ हाफ एक 0.1 और दूसरा भी कितना हो जाएगा 0.1,
1 और एवरेज कितना आ रहा है आपका 48 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस भी नोन हो गई हमको, और क्या नोन है, स्पीड भी नोन है। डिस्टेंस भी नोन है और स्पीड भी नोन है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको 0.1। तो टाइम t1 कितना लग रहा होगा 0.1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 40। वैसे ही t2 कितना लग रहा होगा देखोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है v, और एवरेज हमको 48 दिया हुआ है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। जो फार्मूला होता है अपना बेसिक फार्मूला क्या है, एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.2 किलोमीटर का, और टाइम कितना लग रहा है 0.1 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय v, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 48 दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो आंसर कितना आता है 48 इज इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं 0.1, यहां से पहले तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा v प्लस 40 डिवाइडेड बाय 40v। 0.1 और 0.2 तो ये पॉइंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, मार देंगे, तो ये 2 1 सा 2 2 सा और ये कितना हो जाएगा 2 9 सा। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं कहीं ऊपर मिटाता हूं तब लिखता हूं, नहीं तो बच हो जाएगा पूरा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8, 9 नहीं होगा 4 होगा। तो अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 40 डिवाइडेड बाय 40v। तो देखेंगे तो 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40v डिवाइडेड बाय v प्लस 40। इसको जरा सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 4 6 24 और ये कितना हो जाएगा 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 6v प्लस 240 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10v। तो 240 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10v माइनस 6v। तो 240 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4v। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो हमको पहले डायरेक्ट फार्मूले से भी आंसर मिल गया था वो आंसर हमको यहाँ पे भी मिल गया। तो कितना आ गया हमारा आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से इन चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर किसी को फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेगा, जिसको फार्मूला नहीं पता है वो प्रोसेस से जाके सॉल्व कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको फार्मूला याद नहीं हो और हमारा सब्जेक्ट के लिए फीलिंग स्ट्रांग है और हम क्वेश्चन ना बना पाए, ऐसा कभी नहीं होगा। फार्मूला बेस्ड बच्चे बहुत ज्यादा आगे तक जा भी नहीं पाते, याद रखना। ठीक है, अभी आज के लिए मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने बताया ना कि अगर डिस्टेंस 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है तो कैसे होंगे। अच्छा, ये चीज मैं बोलना भूल गया कि ये वाला फार्मूला बेटा जो मैं लगा रहा हूँ ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है। देखो हर फार्मूले के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। बहुत बार हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम फार्मूलेस तो सीख लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि वो किन कंडीशंस में एप्लीकेबल है और किन कंडीशंस पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको u प्लस वी बाई 2 का फॉर्मूला तो सिखाया, लेकिन मैंने आपको लिमिटेशंस भी बताई कि वो कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे ही हमारी वेलोसिटी वेरिएबल हुई u प्लस वी बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये कब तक एप्लीकेबल है, कब तक एप्लीकेबल है, जब तक डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। जैसे ही डिस्टेंस टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी 2v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तब क्या करेंगे, उस केस में आपको ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने फॉलो किया ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाला, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोसेस को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। आप फॉर्मूले याद करते हैं, नो डाउट इट्स अ गुड हैबिट। इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर्मूलाज, देन जो बेसिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना आता हो ना आता हो, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं करना है ये चीज आपको पहले सीख लेनी है।
हर फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो हर जगह नहीं अप्लाई होते, जबकि जो जनरलाइज्ड कंडीशन है वो तो हर जगह अप्लाई हो सकती है। तो आप खुद सोच के देखो बेटर क्या है, जनरलाइज्ड कंडीशन के साथ जाना या फॉर्मूले याद करना। जब जनरलाइज्ड कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आ जाए, जब जनरलाइज्ड चीजों के लिए आपकी फीलिंग एकदम स्ट्रांग हो जाए, तब आप क्या करिए, उनकी जीस्ट मतलब फॉर्मूले, दैट आल्सो विद द लिमिटेशंस कि वो कहां अप्लाई नहीं हो सकते हैं, इनको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।